सुनाओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब देखिए 76 रुपये 65 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और कल मंडे के दिन काफ़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। बट आगे की अगर फ्यूचर की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जाना किधर है, क्योंकि हम 100 रुपये की बात तो सुनते हैं लेकिन ये 100 रुपये की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है, उल्टा गिर रहा है। इवन अगर आप देखें तो ज़्यादातर बैंकों में कोई वैसा प्रदर्शन नहीं है। जो हाई से गिरे हैं वो अभी तक नीचे यानी कि 52 वीक लो के अराउंड ही घूम रहे। आप एचडीएफसी की बात करें तो लमसम 1700 के अराउंड वो प्राइस था, अभी तक टच नहीं कर पाया। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक कंसर्नों से थोड़ा सा बाहर निकला, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 182 का लेवल था, 188 पर स्टैंड कर रहा है, तो कुछ हुआ नहीं है। बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें तो कोई यहाँ पर चमक दमक हमें जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में इंतज़ार जो है वो 100 रुपये का है, और 100 रुपये का अगर एक बार आ गया तो फिर आप देखिएगा कि ये 3 डिजिट में कहाँ तक जा सकता है, पीछे मुड़ के तो देखा ही नहीं। अब अगर 100 रुपये जाएगा तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म भी हो रही होंगी, इवन बाकी बैंकिंग स्टॉक भी बेहतर कर रहे होंगे, इतना आप समझ लीजिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक तभी चमक सकता है जब इसकी जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो रही हो। दिक्कतें क्या हैं एक्चुअल में, क्या एनपीए बढ़ रहे हैं या क्या हो क्या रहा है? जो मर्जर है उसके ऊपर भी 19 मई को खबर आ चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है कंप्लीट होने वाला है, और यहाँ पर जो है री मर्जर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के बीच में। बट फिर भी उसके बाद क्या ये स्टॉक चमकता हुआ नजर आएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी की जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी है, इस बात को अगर आप समझें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन 1 ईयर कैंडलस्टिक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 70 रुपये बहुत ही बेस लेवल है इस स्टॉक के अंदर। और जैसा कि मैं आपके सामने ऑलरेडी बहुत पहले ही मैंने रेंज आपके सामने रख दी थी, उसी रेंज के हिसाब से ये चल रहा है। इवन अगर ये 75 रुपये भी ब्रेक करता है तो फिर और थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वो कहीं ना कहीं 70 तक ले जा सकती है। यही रेंज चल रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। अब देखिए प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट जो ग्रोथ की बात है, जो ईपीएस अपने को चाहिए होता है, सारी कहानी ईपीएस पर डिपेंड है। ऑफ कोर्स बैंकिंग के अंदर एनपीए भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ईपीएस को आप कोने में तो नहीं ढकेल सकते इस वजह से। तो आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट जो है कंसोलिडेटेड क्या आपको देखने को मिल रहा है। पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो 100 रुपये गया वो किस वजह से गया, कंटिन्यू प्रॉफिट देखिए किस तरीके से जंप कर रहा था, है कि नहीं। और ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सितंबर में पीक बनाया था, सितंबर में पीक बनाया था लमसम इस जगह पर। ये जून का क्वार्टर है और ये सितंबर वाला क्वार्टर है, जब जो नेट प्रॉफिट है वो आपका एक क्वार्टर में डाउन आया, यानी कि Q4 के कंपैरिजन Q1 में डाउन आया, और Q2 में भी सिमिलर यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट आया, स्टॉक वहीं से टूटने लगा। ये हुआ था, राइट। उसके बाद अगर आप देखें तो इनलाइन नंबर से आए, तो इनलाइन नंबर से आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट बिल्कुल इनलाइन है, 732, 747, 732, 732। तो कोई आपको जो है अर्निंग पर शेयर में कोई उछाल देखने को मिला है? नहीं मिला है। जबकि पहले जब दौड़ना स्टार्ट किया था तो अर्निंग पर शेयर जो है वो लगातार बढ़ रहा था। ये प्रॉब्लम है कि नेट प्रॉफिट में कोई बड़ा उछाल नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ईपीएस जो है वो हमारा बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो स्टॉक कैसे बढ़े, जो दिखाना था वो दिखा दिया। आप कह सकते कि पीक आउट हो गया था हायर साइड से। तो अब आप इजीली समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम क्या थी और ये प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे। टाइम लगेगा, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ग्रोथ ही तो नहीं आ रही है, ग्रोथ नहीं आ रही है, सिर्फ यही कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ ऐसा चार्ट हर एक के साथ कंपनी के साथ होता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा, ये पीक यहाँ पर अगर नहीं करेगा कभी भी कंपनी, तो आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी। और ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो 100 रुपये का मार्क छूकर 101 रुपये का मार्क छूकर जो आपको 75 76 पर देखने को मिल रहा है, वो एक अपॉर्चुनिटी के अंदर ही गिनिएगा। जाना हायर साइड ही है, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न देखिए 30,000 करोड़ को हम क्रॉस कर चुके हैं, नेट प्रॉफिट 2800 करोड़ के अराउंड है। ऑफकोर्स आपसे भी एक बेहतर बैंक है नेट प्रॉफिटेबिलिटी में, फेडरल बैंक, लेकिन कुछ इशू उसके भी चल रहे हैं। अब बताइए वो इशू क्या आउट परफॉर्म में रोकेगा? कुछ नहीं रोकेगा, लेकिन आउट परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं भाई साहब। तो बैंकिंग स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं कर रहे, ये मिड कैप बैंकिंग स्टॉक ना बिल्कुल आउट परफॉर्म कर ही नहीं रहे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ, आपका फेडरल बैंक हुआ, ये तो चार्मिंग स्टॉक्स हैं, ये तो पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए। तो ये बात तो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, बट अपॉर्चुनिटी भर कर है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि गैप है, अगर वहाँ तक एक बार फिलिंग हो जाए वो 60-62 रुपये की, तो हो सकता है एक बहुत बड़ी उछाल आया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर।
लेकिन वो तभी हो सकता है कि जब कोई काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आए और उसकी वजह से, और वो शायद ये प्ले कर जाए इलेक्शन का रोल, शायद आपको देखने को मिल जाए, पॉसिबल है। ये मजाक नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये जो चार्ट है वो कभी धोखा नहीं देता, ठीक है। अगर आपके पास फंडामेंटल पावर है समझने की, तो अगर टेक्निकल पावर भी प्लस कर दी जाए ना, तो आप जो है ना वो राजा कहलाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इस बात को समझिए, कभी कभार स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग भी करना पड़ सकता है, ये सीधी सी बात है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब ग्रोथ नहीं आ रही है, 4 5 6 महीने हो गए स्टॉक कुछ परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन जब अगर आप जो ट्रेडिंग जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो आप उस हिसाब से एक रेंज, जैसे कि आपकी रेंज चल रही है 75 रुपये से 85 रुपये, और पिछली बार यहीं से मूव आया तो निचले लेवल पर एक स्टॉप लॉस लगाकर हायर साइड से, जब मेरे को पता है कि 83 84 के अराउंड यहाँ पे जो है सेलिंग आई, तो मैं बेच कर खड़ा हो जाऊँ, ऐसे में 10 रुपये तो निकाल लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अब 10 रुपये में 5 रुपये निकाल लेंगे तो बहुत है। चलिए ठीक है, हर एक का मतलब अलग ही रहता है हिसाब, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1.68 टाइम पर यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू चल रही है, कभी ये 2.40 टाइम पर चल रहा था, तो वैल्यूएशन कंफर्ट तो है, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फेडरल बैंक तो और भी ज़्यादा, जबकि फेडरल बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी 1000 करोड़ ज़्यादा है IDFC फर्स्ट बैंक के कंपैरिजन, फिर भी वो स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। जबकि ऑलरेडी मैं आपको बता दूं फेडरल बैंक की जो वैल्यू है, अब आप कह सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कम है, ऑफ कोर्स यहाँ पर आप ला सकते हैं इस बात को, लेकिन क्या करें, तो आप क्या सारी चीज़ें साइड में कर देंगे। NP बेहतर है, सारी चीज़ें बेहतर है, एसेट क्वालिटी बेहतर है, फिर भी यहाँ पर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो क्या ही एक छोटी सी चिंगारी मतलब रोक के रखी हुई है, एक छोटी सी बात, तो ये बात है। तो अभी परफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं मिड कैप, ये प्राइवेट बैंकिंग में आपके परफॉर्म ही नहीं कर रहे, तो ये बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको ये बात समझ में आई होगी कि दिक्कत क्या है और प्राइस टू बुक वैल्यू कितना कंफर्ट आ चुका है, बहुत अच्छा खासा कंफर्ट आ चुका है। एंड लास्ट तो करें क्या, SIP करिए, सीधी सी बात है, क्वांटिटी मैटर करती है। किसी भी स्टॉक के अंदर आपको मौका मिल रहा है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो वो बात है, 60 पर एक गैप है, 60 रुपये पर एक गैप है। अब आप कहेंगे 60 पर जाकर अगर चलो मान भी लेते हैं, अगर 60 ये चला भी गया और वो गैप फिल कर दिया, तो क्या ये वापस लौटेगा नहीं हायर साइड, क्यों नहीं लौटेगा। जो अभी तक अर्न किया है क्या वो सब फीका पड़ जाएगा। आप एक बात बताइए, हायर साइड से डिस्काउंट हो गया जितना होना था, क्या ये सब कुछ फीका पड़ जाएगा। तो इस बात को आप समझिए, इलेक्शन का जो रिजल्ट का टाइम है, अगर आपको बाय चांस मौका मिल जाए 70 रुपया पर या 69 68, ठीक है, तो ये बाइंग ग्रैब करने वाले प्राइसिंग है IDFC फर्स्ट बैंक की। ये अपॉर्चुनिटी है, जिसने हायर साइड ले रखा है वो लोअर साइड ऐड करे, एवरेज करे अपनी पोजीशन को, ज़्यादा बेहतर है। इस बात पर ध्यान होना चाहिए, ना कि इस बात पर स्टॉक चल ही नहीं रहा है। क्वांटिटी मैटर करती है, जब वो चलेगा तब भी आप कौन सा क्या कर लेंगे, जब वो चलेगा तो क्या आप बहुत बड़ा पैसा बना लेते, तो बहुत बड़ा पैसा बनाने के लिए क्वांटिटी मैटर करती है, ठीक है ना। तो वो इम्पॉर्टेंट है, जितना आप जोड़ पाएँ, तो समय है जोड़ने का, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का, तो जोड़िए, ज़्यादा बेहतर है। और मैनेजमेंट पर तो वैसे भी पूरे मार्केट का भरोसा है IDFC फर्स्ट बैंक के, तो इसमें क्या ही दिक्कत की बात है। वी वैद्यनाथन यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सारी चीज़ें संभाल लेंगे, सिंपल सी बात। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो क्या है भैया, 75 रुपये इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। अगर ये टूटा तो कहीं ना कहीं 70 तक की गिरावट आ सकती है, ठीक है। और अगर 70 तक की आई गिरावट तो पॉसिबल है कि धीरे धीरे कर ये 60 भी हिट कर जाए और वहीं से एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा IDFC फर्स्ट बैंक में, बड़ा मूव 12 15 20 रुपये का अचानक से, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। बाकी मूविंग एवरेज आपका क्या कह रहा है, मूविंग एवरेज आपका कह रहा है अभी हाल फिलहाल के हिसाब से मूविंग एवरेज 80 रुपये, ये ईजिली क्रॉस नहीं होगा। और सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है, वो बन रहा है कुछ इस जगह पर 82 से 86। वैसे तो 83.45 है, जो कि मैं ऑलरेडी आपके सामने ड्रॉ कर चुका हूँ, और ये वही चार्ट है जो मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वो बात है, फिलहाल आप देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, वो अच्छी खासी तुली हुई है IDFC फर्स्ट बैंक पर। ये ट्रेंड लाइन भी है, ये मूविंग एवरेज भी है, और यहीं पर रेजिस्टेंस भी लेवल। तो मतलब ये इतना सारी चीज़ें हैं IDFC फर्स्ट बैंक को
पकड़े हुए हैं, इसलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये प्रॉब्लम है। पहले हमको ट्रेंड लाइन ब्रेक करनी होगी, उसी के आसपास यहाँ पर मूविंग एवरेज है, उसके बाद ये 82 से 86 की रेंज है जहाँ सेलिंग जोन है, किस लेवल पर सेलिंग आ जाएगी पता नहीं। उसको पहचानने के लिए 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगा लीजिएगा अपने चार्ट पर, तो ज़्यादा बेहतर है। उससे आपको समझ में आएगी कि सेलिंग तो नहीं आ रही है इस जगह पर, 84 पर सेलिंग आ रही है, 85 पर सेलिंग है, तो कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको बैठना है तो 86 जब क्रॉस हो तब देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चमकता हुआ नजर आएगा। लेकिन तब तक तो आप ये समझिए कि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है इसके अंदर, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज एंड ये अपना रेजिस्टेंस जोन। तो ये सारी चीज़ें, सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर निकलने के लिए या तो कोई बहुत बड़ी खबर आए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, या फिर धीरे धीरे ही ये हो सकता है। अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन ये टाइम ऐड करने का है, क्वांटिटी अपनी इकट्ठी करते जाओ बस। ये टाइम ये सोचने का नहीं है कि चल जाए और 100 रुपये अभी हो जाए। क्वांटिटी ऐड करिए, ज़्यादा बेहतर है, ना कि चल जाए। एक बार ये अपॉर्चुनिटी आती है स्लो डाउन वाली। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश करने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। अदरवाइज खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप खुद की स्टडी करिएगा। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में गएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।